गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो बच्चों कैसे हो? तो 11वीं कक्षा में जो सेकंड चैप्टर अपन ने शुरू किया था, पहला चैप्टर तो कुछ खास नहीं है, वो थियोरेटिकल है, बाद में पढ़ लेंगे। तो सेकंड चैप्टर जो अपन ने शुरू किया था उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था भाई? अपन ने विमा पढ़ ली। क्या क्या पढ़ लिया तो अपन देख लेते हैं एक बार। एक तो अपन ने पढ़ ली बीमाएँ, जो इस चैप्टर का 40% लगभग इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिर अपन ने पढ़ ली त्रुटियाँ। त्रुटियाँ भी इस चैप्टर का 30% इम्पॉर्टेंट भाग है। बाकी जो भी है वो सब 30% में आ जाता है। मतलब ये मान लो 10%, बाकी सब ऐसे मान लो। तो ये इस चैप्टर का कुछ सिनेरियो है। तो इसमें विमाएँ पढ़ ली, त्रुटियाँ पढ़ ली, सार्थक अंक पढ़ लिए। तो देखो आज अपन क्या पढ़ेंगे, तो कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं, वो टॉपिक आज अपन देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो टॉपिक है सूक्ष्म एवं वृहद दूरियों का मापन। टॉपिक है सूक्ष्म दूरियों का मापन। वृहद दूरियों का मापन अपन ने लंबन विधि देख ली थी बच्चों। तो लंबन विधि अपन कर ली थी, तो वृहद दूरियों का मापन लंबन विधि से ही हो जाएगा। अब अपन पढ़ रहे हैं सूक्ष्म दूरियों का मापन। तो बच्चों सूक्ष्म दूरियों के मापन में क्या है कि अणु का मान के चलो व्यास नापना है। तो अणु जो है, अणु का व्यास 10⁻⁻8 मीटर से 10⁻−10 मीटर, जिसको अपन एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं, लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। तो 10⁻−8 मीटर से 10⁻−10 मीटर क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम होता है, वहाँ तक होती है भाई। तो अणु का व्यास कोटि का होता है। और सूक्ष्मदर्शियाँ जो है, सूक्ष्मदर्शियों की भी कुछ सीमा होती है। सूक्ष्मदर्शियाँ वैसे अपन देखते हैं सूक्ष्मदर्शियों से छोटी से छोटी चीज़ नापी जा सकती है, लेकिन सूक्ष्मदर्शियों की भी कुछ क्या होती है भाई? सीमा होती है, सीमाएं होती है, लिमिटेशंस होती है। कोई भी चीज़ है, कोई लिमिट में ही होता है भाई हर चीज़ का। जैसे गाड़ी की स्पीड है, तो गाड़ी की स्पीड की भी एक लिमिट होती है। तो यहाँ जो सूक्ष्मदर्शियाँ होती है, माइक्रोस्कोप बोलते हैं जिसको, लैब में आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप। तो ये जो माइक्रोस्कोप होता है, इसकी जो है कुछ क्या होती है? सीमाएं होती है। तो बात करते हैं कि सूक्ष्मदर्शियाँ कितने प्रकार की होती है। तो सूक्ष्मदर्शियाँ जितने भी प्रकार की होती है, मुख्यतः तो अपन पढ़ते हैं 12वीं कक्षा में। कहाँ पढ़ते हैं? 12वीं कक्षा में। लेकिन यहाँ आप मुख्यतः इनके नाम एक बार याद कर लो, ठीक रहेगा। पहला है प्रकाश सूक्ष्मदर्शी। इसमें क्या काम आता है भाई? प्रकाश काम आता है। क्या काम आता है? प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, प्रकाश का इस्तेमाल होता है। दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, जिसमें इलेक्ट्रॉन पुंज काम आता है। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में क्या काम आता है? प्रकाश काम आता है। और इसकी तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्बडा कितना होता है? 3000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम, लगभग इतना, या 4000 कर दो इसको, लगभग 3-4 हज़ार होता है। 4000 एंगस्ट्रॉम से, कहीं कहीं भी अलग अलग लिखा होगा। तो लगभग ये होता है प्रकाश की जो लैम्बडा होता है। लैम्बडा मतलब क्या? लैम्बडा क्या? तरंग दैर्ध्य। तो इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो होता है लैम्बडा बराबर 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। तो लगभग 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। और मैं आपको बता चुका हूँ एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻−10 मीटर। 10⁻−10 मीटर। अगर मैं बोल दूँ 5 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम एक लंबाई का मात्रक है, जिसका मात्रक जो है, एंगस्ट्रॉम एक लंबाई का मात्रक है जो 10 × 10⁻−10 मीटर होता है। ये याद कर लेना आप भाई। तो मैंने बता दिया प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, और तीसरा होता है सुरंगन सूक्ष्मदर्शी। सुरंगन बाकी सब डिटेल में 12वीं कक्षा में, अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, 3 तरह की होती है
सुरंगन जो है इसको प्रॉब भी बोलते हैं, प्रॉब इंग्लिश में। ये होता क्या है, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी जो है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, मतलब इसी कोटि का नाप सकते हैं। तो अपन देखें कि लगभग इसकी जो घात हो जाएगी, लगभग अगर देखें तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 7 × 10⁻³ × 10⁻−10, है ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7 × 10⁻−7 मीटर कोटि। इसका मतलब है कि अपने जो अणु का आकार है वो तो 10⁻⁻8 से 10⁻−10 मीटर कोटि का है। तो ये प्रकाश सूक्ष्मदर्शी तो यहाँ फेल हो गई। वो तो मतलब इससे बड़े अणुओं को ज्ञात करने के लिए इससे ये जो आकार है 10⁻⁻8, आपको पता है ना 10⁻⁻7 और 10⁻⁻8 में कौन बड़ा है भाई बताओ। 10⁻⁻7 से 10⁻⁻8 में कौन बड़ा है, तो निश्चित रूप से ये बड़ा है, 10⁻⁻7 बड़ा है। तो अणु का व्यास नापने के लिए अपने को 10⁻⁻8 से 10⁻⁻10 मीटर कोटि का कुछ ऐसा उपकरण जो नाप सके। तो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी तो आपको दिख रहा है कि लगभग इसकी कोटि क्या है 10⁻⁻7 है, जो इससे तो बड़ी है, अतः यहाँ तो ये काम आएगी नहीं। क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पुंज होता है, और इलेक्ट्रॉन पुंज जब होता है तो इलेक्ट्रॉन पुंज जो है एक तरंग की भांति कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन पुंज जो है तरंग की भांति, इलेक्ट्रॉन वैसे तो एक कण है, लेकिन जब ये गति करते हैं तो ये क्या करते हैं, तरंग की भांति कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं, तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन एक अकेला इलेक्ट्रॉन है तो वो कण की तरह होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का जब समूह होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो तरंग की भांति व्यवहार करेगा। तो इनकी भी जो है कोटि है, तरंग दैर्ध्य जो है वो क्या होती है, एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है। इसकी जो लैम्बडा होती है वो भी क्या होती है, 1 एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है। क्लियर। लेकिन इससे इसको मापा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। और इसके बाद आजकल जो है एक आ गई है सुरंगन सूक्ष्मदर्शी। सुरंगन सूक्ष्मदर्शी, तो सुरंगन सूक्ष्मदर्शी है, उसका मैं आपको एक चित्र बताऊंगा अभी, याद मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये क्या चीज़ होती है। इसी के साथ ये आप तीनों एक और सूक्ष्मदर्शी जल्दी से तीनों के नाम याद कर लो, मुख्यतः नाम ही है। क्लियर। तो मैंने आपको बताया कि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी जो है वो इस कोटि की है, तो इससे तो नापा जा नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है इलेक्ट्रॉन पुंज की भांति व्यवहार करता है, और इसका लैम्बडा जो है लगभग इलेक्ट्रॉन पुंज, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो किरण बनेगी, क्योंकि तरंग की भांति है, और इस तरंग का जो लैम्बडा है वो 1 एंगस्ट्रॉम कोटि का होता है। तो इससे जो है अणु का व्यास नापा तो जा सकता है, लेकिन यहाँ भी कुछ लिमिटेशंस है। बाकी अगर अपन बोलें कि जनरली इसको तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बात आ रही समझ में, लेकिन कुछ लिमिटेशंस है वो अपने को बाधित करती है, ठीक है। बाकी इससे अपन ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा होता है सुरंगन सूक्ष्मदर्शी। इसमें क्या होता है, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। वैसे नैनो टेक्नोलॉजी में ये काम आती है। इसमें क्या होता है, ऐसे एक प्रोब बना हुआ होता है, और ये दूसरा ऐसे एक बेस बना हुआ होता है, और इसके बीच में कोई भी चीज़ रख के, दोनों के बीच में कोई चीज़ रख के उसका जो है उसका आकार ज्ञात किया जाता है। ऐसे प्रोब, ये जो तीखा नुकीला भाग होता है ना, इसको प्रोब बोलते हैं, इसको प्रोब माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। तो इनके बीच में कोई भी चीज़ है वो रख के पॉइंट टू पॉइंट पे इसका आकार ज्ञात किया जा सकता है। ये सारा का सारा डिटेल में है अपने 12वीं कक्षा में, तो वहाँ अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ आपको ध्यान रखना है। और ये क्या न्यू टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी या न्यू टेक्नोलॉजी कह सकते हैं इसको। क्लियर बच्चों। तो यहाँ तक समझ में आ गया। सूक्ष्म दूरियों के मापन के लिए प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी और सुरंगन सूक्ष्मदर्शी, तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए, तीनों को, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं औलिक अम्ल जो है परोक्ष विधियाँ। ये तो क्या है, प्रत्यक्ष विधियाँ। कुछ परोक्ष विधियाँ हैं, ये तो
ठीक है, प्रत्यक्ष हो गई। तो अप्रत्यक्ष विधियाँ तो कुछ देखें, तो कुछ परोक्ष विधियाँ हैं, उसमें अपन पढ़ेंगे औलिक अम्ल के अणुओं के आकार का आंकलन। औलिक अम्ल के अणुओं का क्या करेंगे भाई, आंकलन। औलिक अम्ल के अणुओं का क्या करेंगे, आंकलन। औलिक अम्ल के अणुओं का आंकलन करेंगे। एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑलिक एसिड। तो अब बताना पड़ेगा भाई औलिक अम्ल है क्या, ठीक है, इसके आकार का आंकलन कैसे करेंगे, ये सब अपने को बताना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो भाई, टॉपिक क्या है, ठीक है। और ये विधि कैसी विधि है भाई, तो ये विधि है सूक्ष्म दूरियों के मापन की। कौन सी विधि है भाई, परोक्ष विधि। तो सूक्ष्म दूरियों के मापन की परोक्ष विधि, किसी एक परोक्ष विधि का वर्णन कीजिए, ऐसा सवाल आ जाए, या परोक्ष विधि का वर्णन करिए आ जाए, तो औलिक अम्ल के अणुओं का आंकलन आएगा, ठीक है भाई। अब इसमें क्या है कि ये किस तथ्य पर आधारित है, अगर ऐसा पूछा जाए तो औलिक अम्ल जो है जल के पृष्ठ पर एक आणविक परत बनाता है। औलिक अम्ल जो है क्या करता है, जल के पृष्ठ पर, औलिक अम्ल क्या करता है, जल के पृष्ठ पर एक आणविक अणु या एक आणविक परत बनाता है। क्या बनाता है, एक आणविक परत बनाता है। आणविक तो आएगा, एक आणविक परत बनाता है। कैसी परत बनाता है भाई, एक आणविक परत बनाता है। तो जल के पृष्ठ पर एक आणविक परत बनाता है, कौन बनाता है, औलिक अम्ल। तो ये इसी तथ्य पे आधारित है। इसका तथ्य क्या है, तथ्य यह है कि जल के पृष्ठ पर एक आणविक परत बनाता कौन भाई, औलिक अम्ल। बेसिकली औलिक अम्ल है क्या, औलिक अम्ल है साबुन के घोल जैसा, साबुन का घोल जो होता है वैसा ही कुछ है, मान लो। तो औलिक अम्ल क्या है भाई, औलिक अम्ल क्या है, या साबुन का जो घोल है वैसे ही व्यवहार करता है, साबुन के घोल के समान ही है, साबुन के घोल के की भांति है, क्या समान है। देखो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल फिजिक्स में जब थ्योरेटिकल आता है तो थोड़ा गौर से देखना पड़ता है भाई, समझाने वाला हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो औलिक अम्ल जो है साबुन का जो घोल होता है उसकी भांति है, और यह जल के पृष्ठ पर एक आणविक क्या करता है, परत जो है वो बनाता है। और इसके अणुओं का जो आकार होता है वो 10 एंगस्ट्रॉम कोटि का होता है। इसके जो है अणुओं का आकार, इसके जो अणुओं का आकार होता है किसका भी, औलिक अम्ल के अणुओं का आकार जो है 10 एंगस्ट्रॉम कोटि का होता है। ये हो गई कहानी। अब अपन करते क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले औलिक अम्ल लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, देखते जाना। अपन ने लिया औलिक अम्ल, कितना लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। अपन ने लिया औलिक अम्ल कितना, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अपन ने अल्कोहल लिया 20 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से देखना भाई, 1:20 का अनुपात है। अपन ने औलिक अम्ल लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब, और अपन ने अल्कोहल लिया 20 सेंटीमीटर क्यूब। क्या करते हैं, दोनों को घोलते हैं, मिक्स करते हैं, क्लियर, मिक्स करते हैं। अब ध्यान से देखना, तो अब जो ये घोल हुआ, घोलते हैं, तो ये जो घोल हुआ, इस घोल में औलिक अम्ल की सांद्रता, औलिक अम्ल की सांद्रता जो है वो कितनी हुई, तो ये सांद्रता हो गई भाई 1/20 सेंटीमीटर क्यूब प्रति 1/20 प्रति सेंटीमीटर क्यूब कह दो भले, ठीक है भाई, 1/20 प्रति सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत है, सांद्रता कितनी हुई, 1/20 कितनी हुई भाई, 1
ठीक है भाई। तो 1/20 सेंटीमीटर क्यूब कह दो उसको, चलो 1/20 कह देते अपन इसको। तो इसकी सांद्रता कितनी, 1/20। अब ध्यान से देखना, अब अपन ने क्या किया, पुनः लिया एल्कोहल। ध्यान से देखना भाई, पुनः एल्कोहल लिया, कितना लिया, वही 20 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, क्लियर। वापस देखो भाई, पहले अपन ने ऑलिक अम्ल लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब और एल्कोहल लिया 20 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों को घोला। तो अब घोल में ऑलिक अम्ल की सांद्रता हो गई 1/20। क्लियर। अब अपन ने क्या किया, पुनः एल्कोहल लिया 1/20। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जो है घोल, जो है घोल जिसमें ऑलिक अम्ल और ये मिक्स है, इस घोल का अपन ने क्या लिया, पुनः 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया। घोल क्या, जिसमें ऑलिक अम्ल प्लस एल्कोहल है, प्लस एल्कोहल मिक्स है पहले से। तो इस घोल का पुनः अपन ने 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया और दोनों को मिक्स किया। दोनों को क्या किया, मिक्स किया। घोल, घोल मिक्स किया, या घोलते हैं, पुनः लिख दे, दोनों को मिक्स करके घोलते हैं। तो आप देख रहे हो कि घोल में 1/20 सांद्रता थी ऑलिक अम्ल की, अब कितनी हो जाएगी, तो अब हो जाएगी 1/20 इंटू 1/20 बराबर 1/400 हो जाएगी। 1/400 कितनी हो जाएगी सांद्रता, 1/400। ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला, पहले ऑलिक अम्ल का आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब भाग लिया। बच्चों इधर देखिए, सुनिए, ये ऑलिक अम्ल है, ये एल्कोहल है। मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक अम्ल लिया और 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल लिया। थियोरेटिकल है, थोड़ा ध्यान रखना। दोनों को मिक्स किया, घोल दिया, घोल दिया। अब मैं कहूँ कि इसके अंदर ऑलिक अम्ल कितना है, तो आप क्या कहोगे, सर 1/20 भाग, लगभग यही कहोगे। सांद्रता कितनी है, 1/20 भाग, एक भाग ही तो है लगभग 20 भाग में, तो आप कहोगे सर 1/20 भाग। फिर मैंने क्या किया, सांद्रता हो गई। अब क्या हुआ, मैंने इसका जो घोल बन गया, इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब भाग पुनः निकाला और मैंने 20 सेंटीमीटर क्यूब पुनः एल्कोहल लिया। अब देखो, इस घोल में 1 सेंटीमीटर क्यूब मैंने लिया, इसमें 20 भाग तो लगभग एल्कोहल के और 1 भाग ही ऑलिक अम्ल का, मतलब बहुत कम ऑलिक अम्ल है। उसको मैंने पुनः 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल लिया, उसमें मैंने मिक्स किया। तो अब आप देख रहे हो कि इसमें ऑलिक अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है उसकी तुलना में। क्लियर। तो अब इस अल्कोहल में जब ऑलिक अम्ल और अल्कोहल का मिश्रण डाला, घोल डाला, तो अब इसकी सांद्रता और कम हो गई। तो पहले 1/20 थी, अब हो गई 1/20 इंटू 1/20। तो अब इसकी सांद्रता कितनी हो गई, 1/400। यहाँ तक अगर समझ में आया तो बताओ। पुनः देखो, पहले भाई 20 भाग में लगभग 1 भाग डाला, 20 भाग में लगभग 1 भाग डाला। क्लियर। अब अपन देखें कि इसको सुनना भाई, मैंने क्या कहा, फर्स्ट प्रथम घोल, मैं इसको लिख देता हूँ, मैं अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। प्रथम घोल जो बना वो कितना बना, 1 भाग ऑलिक अम्ल, 20 भाग अल्कोहल, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया, इसी का, सुनना, इसी का 1 सेंटीमीटर क्यूब भाग लिया, किसमें घोला, 20 सेंटीमीटर क्यूब में, 20 सेंटीमीटर क्यूब में। ध्यान से देखना भाई बच्चों, प्रथम घोल 1/20 भाग है इसमें ऑलिक अम्ल का। तो अब ऑलिक अम्ल की सांद्रता क्या होगी, तो मैं कहूँगा कि भाई 1/20 भाग तो पहले था, उसको मैंने मिक्स किया किसमें, 20 भाग में। तो ये कुल मिला के क्या हुआ, 1/20 इंटू कितना हुआ, 1/20 बराबर 1/400। यहाँ तक समझ में आया तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। प्रथम घोल और ये क्या हो गया, द्वितीय घोल। क्लियर। तो भाई 1/400 तक की बात क्लियर होगी। तो 1/400 जो है इसका मात्रक क्या आएगा, प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में एल्कोहल ऑलिक अम्ल की मात्रा प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं क्लियर, एक ही चीज़ ये दो तरह से मैंने समझाई है। अब आपको ये समझ में आ गया, प्रथम घोल 1/20 था, द्वितीय घोल 1/20/20, मतलब 1/20 इंटू 1/20 बराबर, आपको पता है ना, बट्टे में 1 लग के उल्टा हो जाता है ये। क्लियर।
ये पता है ना भाई सबको, 1/20/20/1 हो जाएगा 1/20 उल्टा होके 1/20। तो ये इस तरह से अपन ने औलिक अम्ल के बारे में, औलिक अम्ल की सांद्रता देख ली। क्लियर? आप जल्दी से इसको तो बच्चों यहाँ पे अपन ने देखा औलिक अम्ल और अल्कोहल में सांद्रता अपन ने पता कर ली। तो ये आ गई औलिक अम्ल की सांद्रता। तो अब कहें औलिक अम्ल की सांद्रता कितनी आई? औलिक अम्ल की सांद्रता, ठीक है, ये आ गई 1/20 इंटू 1/400 प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब अपन ने क्या किया, एक बड़ा बर्तन लिया, इसमें भरा जल और इसके ऊपर लाइकोपोडियम 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 का क्या डाल दिया, पाउडर का छिड़काव कर दिया। ध्यान से देखिएगा, जल भरा एक बर्तन में, जल भरने के बाद लाइकोपोडियम का पाउडर जो है उसके ऊपर क्या किया, पाउडर का छिड़काव किया। क्या किया भाई, छिड़काव कर दिया, उसके ऊपर पाउडर डाल दिया। तो एक बर्तन में जल भरा, वापस देखो भाई, एक बर्तन में जल भरा, उसके ऊपर लाइकोपोडियम के पाउडर का क्या कर दिया, छिड़काव कर दिया। ठीक है, छिड़काव किया तो क्या किया, इसकी क्या बन गई, एक जल पर एक परत बन गई। जल पर एक क्या बन गई, इसकी जल पर एक परत बन गई। देखो शब्दों पे ध्यान रखना, इसकी जल पर एक परत बन गई, दिख रहा है आपको। अभी अपन ने ऑलिक एसिड वाला ये जो पार्ट है, ऑलिक एसिड वाले भाग का इस्तेमाल नहीं किया। अपन एक बर्तन में जल लिया और उसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर डाल दिया और इससे ऊपर क्या बन गई, लाइकोपोडियम पाउडर की एक परत बन गई। क्लियर? अब अपन ने क्या किया, अब अपन ने ये जो ऑलिक अम्ल था इसकी कुछ बूंदे, एन बूंदे यहाँ डाली। क्या डाली, एन बूंदे, एन बूंदे यहाँ डाली। पुनः देखें, अगर मैंने इसकी एन बूंदे यहाँ डाली तो मान के चलो यहाँ पे एन बूंदे हो गई है। क्लियर? ये एन बूंदे एक जगह पर्टिकुलर जगह पे आ गई। एन बूंदे डाली, किसकी डाली भाई, ऑलिक अम्ल के जग का जो घोल था जिसकी सांद्रता इतनी थी, उस घोल की यहाँ पे अपन ने क्या किया, एन बूंदे डाल दी। ठीक है भाई, कितनी डाल दी भाई, एन बूंदे। अब बच्चों देखो, ध्यान से देखो भाई, समझने की कोशिश करो मैंने क्या क्या किया। पहला स्टेप मैंने ये किया, दूसरा स्टेप मैंने ये किया, ठीक है, ये मेरे को समझ में आ गया। तीसरा स्टेप मैंने जल लिया, उसके लाइकोपोडियम डाला। चौथा स्टेप मैंने क्या किया, मैंने एन बूंदे इसके अंदर डाली। 4 स्टेप तक बच्चों अपने दिमाग में सेट करो भाई। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही बूंद डाली, सुनना, यहाँ पे लाइकोपोडियम का पाउडर हट गया और यहाँ पे एक वृत्ताकार परत बन गई इसकी। किसकी? और
ये जो मिक्स ऑलिक एसिड और एल्कोहल का मिक्सचर था, ठीक है, एक एक वृत्ताकार परत बन गई। इन्हें लाइकोपोडियम जो है उसको इधर उधर हटा दिया, शिफ्ट कर दिया और खुद की एक परत बना ली। तो क्या हुआ, इसने क्या किया मैं बता दूं, वृत्ताकार परत बना ली। क्लियर। वृत्ताकार परत बनाने के बाद एल्कोहल क्या हो गया, वाष्पीकृत। एल्कोहल हो गया वाष्पीकृत। अब बचा क्या, ऑलिक अम्ल के अणु बचे, कि अणु शेष रहे। सिर्फ अब क्या बचे भाई, देखो वृत्ताकार परत बना दी, जो भी लिक्विड आया था उसने वृत्ताकार परत बना दी, एल्कोहल वहाँ ऐसे वाष्पीकृत हो गया। अब ऑलिक अम्ल के अणु या जो है यहाँ पे शेष बचे। अब ये जो ऑलिक अम्ल के अणु जो शेष बचे, ट्रेसिंग पेपर व ग्राफ पेपर की सहायता से वृत्ताकार परत का क्षेत्रफल ए जो है ज्ञात किया। क्या क्षेत्रफल क्या ज्ञात किया, क्षेत्रफल ए ज्ञात किया। इसका जो क्षेत्रफल है वो ए ज्ञात कर लिया। देखो भाई क्या किया, तो इसने क्या किया, लाइकोपोडियम जो पाउडर था उसको हटाते हुए वृत्ताकार क्षेत्र में ये फैल गया, और उसके बाद इसने क्या किया, फैल के और थोड़ी देर में एल्कोहल क्या हो गया, वाष्पीकृत हो गया। अब क्या बचा, ऑलिक अम्ल बचा सिर्फ, और उस ऑलिक अम्ल का जो क्षेत्रफल है पानी के पृष्ठ पर वो अपने ट्रेसिंग पेपर और ग्राफ पेपर की सहायता से ज्ञात कर लिया। और फिल्म की मोटाई का भी अपन ने कैलकुलेशन कर लिया। ध्यान से देखिएगा, ये जो फिल्म की मोटाई है, क्लियर, उसका भी अपन ने आंकलन कर लिया। तो मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहूँगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि मैंने क्या क्या किया। मैंने ये इस परत का एरिया नाप लिया, इस परत की मोटाई भी मुझे पता चल गई, ठीक है, थिकनेस, ये बीकर है तो बीकर में यहाँ पॉइंट्स होंगे, उसके थ्रू थिकनेस भी पता चल गई। अब अपन बात करते हैं कैसे करेंगे अपन इसको। तो फिल्म की मोटाई भी टी है, क्लियर। यदि फिल्म की मोटाई टी है तो इसका आयतन कितना हुआ, तो अपन लिख देते हैं। इसके बाद यदि फिल्म की जो मोटाई है, यदि फिल्म की मोटाई टी है, किसकी, इस फिल्म की, तो आयतन कितना होगा, आयतन 80 सेंटीमीटर क्यूब होगा। आयतन आपको पता नहीं क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू मोटाई। तो अगर क्षेत्रफल ए अपन ने ज्ञात कर लिया और मोटाई टी ज्ञात कर ली इस फिल्म की, तो यदि फिल्म की मोटाई टी है तो आयतन कितना होगा, 80 हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या है, घोल की n बूंदों में ऑलिक अम्ल का आयतन कितना होगा, बराबर कितना होगा। देखो ध्यान से सुनना, इस चीज को यहां समझने वाली जरूरत है। वो तो आपको पता है, एरिया इनटू मोटाई क्षेत्रफल हो गया। देखो n बूंदे ली, एक बूंद का आयतन v था टोटल एल्कोहल के साथ, n बूंदे ली, एक बूंद का वॉल्यूम कितना था, v था, तो टोटल nv हो गया। लेकिन एल्कोहल तो गया, अब बचा क्या, सिर्फ ऑलिक अम्ल। उसकी सांद्रता कितनी है, 1/400। क्लियर, उसकी सांद्रता कितनी है, 1/400। अब सोचना मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर अपन एनवी लेते, अपन एनवी कब लेते, जब n बूंदे थी और एक बूंद का वॉल्यूम कितना था, v। क्लियर। तो ये एनवी किसका आता है, ये आता एल्कोहल के घोल के साथ जो यहाँ परत बनी थी उसका आयतन आता है एनवी। लेकिन एल्कोहल तो वाष्पीकृत हो गया है, तो बचा तो ऑलिक अम्ल। तो अपने को पता होना चाहिए कि उस घोल में एल्कोहल की ये ऑलिक अम्ल की सांद्रता कितनी है, ऑलिक अम्ल की सांद्रता 1/400। क्लियर। तो ये आयतन आ गया भाई इतना। क्लियर। तो अपन इसको समीकरण के रूप में लिखें, समीकरण 1, ये होगी समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से AT बराबर NV/400, और अगर मोटाई ज्ञात करनी है
लास्ट में अगर मोटाई ज्ञात करनी है तो टी बराबर कितना हो जाएगा, एन वी बटा 400 ए, 400 ए। ये आ गया भाई मोटाई। और मोटाई किस में आएगी, मोटाई निश्चित रूप से सेंटीमीटर में ही आएगी। तो इस तरह से टी बराबर एन वी बटा 400 ए सेंटीमीटर क्या आ गई, उस ऑलिक अम्ल की जो परत थी उसकी मोटाई आ गई। और यहाँ वी जो है ऑलिक अम्ल के घोल की एक बूंद का आयतन है। यहाँ जो वी है ऑलिक अम्ल की फिल्म जो है, तो ये अपना ऑलिक हो गया मतलब। तो टी मोटाई आ गई एन वी बटा 400 ए। ये पेपर में कभी कभी आ जाता है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन पेपर में देखा है भाई मैंने, पेपर में आता है भाई कभी कभी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। क्लियर, मेरे ख्याल से कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मैंने आपके सामने पूरा रख दिया। प्रयोग है, एक प्रयोग है, इसको आपको समझना है, आपको अपने दिमाग में इसको स्थिर करना है। जल्दी से इसको देखिए, फिर अगला टॉपिक शुरू करते हैं। ऑलिक अम्ल के अणुओं का आंकलन परोक्ष विधि जो है, सूक्ष्म दूरियों के मापन की परोक्ष विधि है। तो अब अगला अपन चलते हैं। तो अपन ने वृहद दूरियों के मापन में एक वृहद दूरियों पढ़ लेते हैं। वृहद दूरियों के मापन की विधि, परोक्ष विधि या विधियाँ, इसमें अपन ने पढ़ा था लंबन विधि। कौन सी विधि, लंबन विधि। और लंबन विधि से आपको याद है तो मैंने इस तरह से एक चित्र बनाया था। इस तरह से एक चित्र बनाया था। और यहाँ पे एक बिंदु लिया था और अपन ने कहा था ये दो वेधशालाएँ हैं, उनके बीच की दूरी है, ये था बी, ये था प्लेनेट कोई, ये दूरी थी एस, ये वेधशाला ए और ये वेधशाला बी। इस तरह का चित्र बना था। और ये मान के चलो अपने थीटा बना था। तो अपन ने इसको बी को क्या माना था, चाप, ये सेंटर ओ है, बी को क्या माना था, चाप। तो अपन ने कहा था कोण बराबर चाप बटा, कर चुके हैं, ध्यान रखना, ये कर चुके हैं, चाप बटा त्रिज्या। तो कोण कितना है यहाँ पे थीटा, चाप कितना है बी, और त्रिज्या कितनी है, अगर ये चाप माने वृत्त की। क्लियर, तो ये आपको पता है कि इतना बड़ा एक वृत्त बनेगा, उसका ये पी क्या होगा, सेंटर, पी क्या होगा, सेंटर। तो बी बटा ये एस क्या हो जाएगी, त्रिज्या, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और फिर अपने को ज्ञात एस ही करना था, तो मैंने बताया था बी बटा थीटा, जहाँ थीटा किस में आएगा, थीटा आएगा रेडियन में, थीटा किस में आएगा, रेडियन में। तो ये अपन कर चुके थे। ध्यान से देखिए, इसको क्यों माना, ये जो बी है इसको एक चाप मानना, चाप मानना तो एक वृत्त बनेगा, वृत्त बनेगा तो पी एक केंद्र पे होगा, और केंद्र पे होगा तो एस इसकी त्रिज्या होगी। तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या एक सूत्र होता है, तो उससे अपन ने मान लिया। और ऐसा क्यों माना, क्योंकि बी जो है बहुत कम है एस से, इसलिए माना। यहाँ अपन कह सकते हैं बी बटा एस बहुत कम है 1 से। क्लियर, इसी के आधार पे ये ग्रहों की दूरी ज्ञात करना, ग्रहों की दूरी ज्ञात करना, ये मैंने समझाया था, दूरी ज्ञात करना। दूसरा आएगा चांद का व्यास ज्ञात करना, अगर ये आ जाए तो भी कर सकते हो, व्यास ज्ञात करना। चांद का क्या ज्ञात करना, व्यास ज्ञात करना। अगर चांद का व्यास ज्ञात कर रहे बच्चों, सुनना मेरी बात को ध्यान से, यदि चांद का व्यास ज्ञात कर रहे तो क्या होगा, बनाते भाई चांद,
ये भाई देखो चांद आया, क्लियर, चांद आया और ये अपने पृथ्वी भी आ जाए, पृथ्वी भी आ जाएगी, तो चांद आया और अब ये आ गई पृथ्वी। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, समझ में आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तो इसका भी कॉन्सेप्ट सेम यही है, पर मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये बिंदु यहाँ पे है, ये वेधशाला अपनी यहाँ पे है, मान लो इस बार। अब क्या किया अपन ने, दूरबीन ऐसे रखी, सुनना ध्यान से, दूरबीन ऐसे रखी और दूरबीन को ऐसे घुमाते 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 चांद का ये कोना देखने की कोशिश करी। तो दूरबीन जिस कोण तक घूमी, किससे, इससे। ठीक है, तो इससे लाइनें ले लेता हूँ ताकि समझ में आ जाएगी। तो आप देखो, ठीक है, सेंटर तो अपना ये था, सेंटर से ये देखा और अभी इसको दूरबीन को उधर ले जाके इस चांद का दूसरा कोना देखा। ये क्या है भाई, चांद, क्या है, चांद। देखो गली में आज चांद निकला वाली चांद है ये, और ये है अपनी पृथ्वी। ठीक है, और ये हो गया चांद का व्यास b, और ये दूरी मान लो s। देखो पृथ्वी से चांद की दूरी तो पता है, पृथ्वी से चांद की दूरी तो पता है, क्लियर। मतलब यहाँ से जब क्या कहते हैं उसको, लोग रॉकेट के माध्यम से वहाँ पहुँचे हैं तो दूरी तो पता ही है, क्लियर, पृथ्वी की सतह से। तो पृथ्वी की सतह से अपन ने क्या किया, ये कोण टुकड़े टुकड़ों में करके टोटल कोण ज्ञात कर लिया। इस कोण को, कुल कोण को बोल दिया अल्फा, ये भी ज्ञात कर ले, कुल कोण पता चल गया। एस अपने को ज्ञात है, तो बी अपने को अज्ञात है। तो अपन फिर वही करेंगे, कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या। अब सुनना ध्यान से, अब देखो कोण कितना है, अब देखो, तो अब ये चाप है, सुनना, मन से बना देता हूँ। अब देखो ये चाप है और ऐसा कुछ वृत्त बनेगा, लगभग ऐसा कुछ, ये वृत्त मानो, या मैं कंट्रोल जेड करूँ, वृत्त बनाने की कोशिश करूँ तो वृत्त बन जाए तो बढ़िया ही है। इस तरह से देखो, ये मेरा केंद्र हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये मेरा केंद्र हो जाएगा, ये मेरी त्रिज्या हो जाएगी, और ये जो बी है ये मेरा चाप हो जाएगा। तो ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये जो त्रिभुज है ये एक वृत्त के खंड के भांति कार्य कर रहा है, वृत्तखंड, वृत्तखंड की भांति कार्य कर रहा है। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई देखो, यही जो चीज़ है, पृथ्वी पे 2 पॉइंट से एक प्लेनेट को देखा, पृथ्वी से ही क्या किया, चांद का व्यास देखा, तो एक त्रिभुज बन रहा है। जब ये भुजा है, आधारक है, आधारक को मैंने कहा था, आधारक जो है बी वो कम होता है एस से। जब आधारक जो है बी वो कम है एस से, तो ये जो भुजा बी है इसको चाप भी मान सकते हैं, जिसका केंद्र ये होगा, उस वृत्त का केंद्र कहाँ होगा, ये। तो यहाँ से यहाँ तक ये होगी त्रिज्या, ये हो गया चाप, और ये हो गया कोण। तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, तो आ जाएगा अल्फा बराबर चाप है बी और त्रिज्या कितनी है एस। और अपने में इसमें क्या ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है। तो बी बराबर कितना हुआ, अल्फा एस, और बी क्या है, व्यास, बी क्या है, व्यास। तो इस तरह से अपन व्यास बी बराबर अल्फा एस करके भी ज्ञात कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट है, ये वहां लग रहा है, भी ध्यान रखना बस। कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या, चाप हो गया आधारक बी, त्रिज्या एस, और कोण हो गया अल्फा। तो अल्फा बराबर बी बटा एस। ज्ञात यहाँ पे क्या करना है, चांद का व्यास, मतलब बी अज्ञात है, तो बी को एक साइड में रखा, अल्फा और एस को गुणा कर दिया, अपना उत्तर आ गया। इस शर्त के लिए, सुनना, इस शर्त के लिए त्रिभुज की एक भुजा को, त्रिभुज की
एक भुजा को चाप मान सकते हैं। ये ध्यान रखना, जब भी ये शर्त फुलफिल हो तब त्रिभुज की एक भुजा को चाप मान सकते हैं। कौन सी भुजा को? जो बहुत कम है, त्रिभुज की सबसे अति छोटी, सबसे छोटी या सबसे, हाँ ऐसा कह सकते हो, त्रिभुज की सबसे छोटी, ठीक है, ये शर्त फुलफिल होनी चाहिए। तो सबसे छोटी भुजा उसको आप इस तरह से, सबसे छोटी भुजा को ये मान सकते हो। तो ये हो गया, ये मैं पहले करा चुका हूँ पहले, ठीक है। अब आते हैं अगली कक्षा में। अगली कक्षा में जब बच्चे आए, बच्चों अपन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ वर्नियर कैलिपर्स के बारे में, शॉर्ट में बताता हूँ, लगभग ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, क्लियर। और अभी सिर्फ इनके अल्पतमांक बताऊंगा, या चलो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इनके चित्र दिखाऊंगा तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब अपन आ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो है मात्रक, कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है, तथ्य कह दो, मात्रक कह दो, तथ्य कह दो, भले कुछ भी कह दो, महत्वपूर्ण तथ्य। तो कुछ डेटा है जो आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए, जो अपने आगे काम आएगा, इसलिए वो ज़रूरी है। तो इसलिए अपन उसी पे फोकस करेंगे। और पेपर में कभी कभी सवाल आ जाता है एक आधे नंबर का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको माइक्रो नैनो सब बता चुका हूं। यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम मैंने आपको बता दिया, वैसे 10⁻⁻10 मीटर होता है, पहला। दूसरा मैं आपको बता दूं कि एक जो है फर्मी, सुनना, फर्मी होता है एक एफएम, ये होता है 10⁻⁻15 मीटर। और एक एफएम फेम्टोमीटर भी होता है। तो फेम्टोमीटर और फर्मी बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना। फर्मी खुद में लंबाई का मात्रक है, फर्मी किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक है। और फेम्टो तो किसी में भी लग सकता है, फेम्टो का मतलब होता है 10⁻⁻15। तो फर्मी और फेम्टो में अंतर है। एक फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर, जबकि एक फेम्टो का मतलब होता है, जबकि फेम्टो का मतलब होता है 10⁻⁻15। ये कुछ भी हो सकता है। फर्मी लंबाई का मात्रक है, लेकिन फेम्टो जो है कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। फेम्टो को भी ऐसे ही लिखते हैं, क्लियर। तीसरा, एक खगोलीय मात्रक। तो तीसरा है खगोलीय मात्रक, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जो खगोलीय मात्रक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, वो क्या है? सूर्य तथा पृथ्वी के केंद्र के बीच की औसत दूरी है। तो ये क्या है? सूर्य एवं पृथ्वी के केंद्र की कौन सी दूरी है भाई? औसत दूरी है। कौन सी दूरी है भाई? औसत दूरी है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है। अब सवाल आ गया, एक खगोलीय मात्रक किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है? तो एक खगोलीय मात्रक जो है सूर्य तथा पृथ्वी के केंद्र के बीच की औसत दूरी को कहते हैं। ये सवाल आया हुआ भी है। और इसका मान होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, दैट इज़ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये आपको बताना चाहिए। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, क्लियर। अब आता है एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष, ये सब अपन लंबाई के मात्रक ही पढ़ रहे हैं। एक प्रकाश वर्ष, वर्ष आ गया, इसका मतलब ये समय का मात्रक नहीं है, ध्यान रखना। एक प्रकाश वर्ष, अगर प्रकाश वर्ष आया इसका मतलब ये नहीं है कि ये समय का मात्रक है, ये ध्यान रखना। लाइट ईयर परिभाषा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? और कहाँ पर ये दूरी कहाँ तय करेगा? निर्वात में, क्योंकि निर्वात में अपने को भी पता है, लगभग निर्वात में आप मान लो उसको, ठीक है। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? एक लाइट ईयर कहते हैं। इसका मान होता है, इसका मान होता है 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर।
467 इंटू 10⁻15 मीटर, दैट इज 1 लाइट ईयर। 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे बड़ा मात्रक ये है। अब आता है पांचवा मात्रक, एक पारसेक। पार है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा मात्रक है एक पारसेक। तो एक पारसेक क्या होता है ये भी देख लीजिए। देखो, खगोलीय जो मात्रक है, खगोलीय मात्रक लंबाई का कोई चाप है, ठीक है, और वो जो त्रिज्या है उसकी, वो किसी केंद्र पर 1 सेकंड का कोण अंतरित करता हो, तो उसे क्या कहते हैं, उस त्रिज्या को क्या कहते हैं भाई। तो इसकी परिभाषा लिखूं, वह त्रिज्या जो किसी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट चाप द्वारा किसी केंद्र पर 1 सेकंड का कोण अंतरित करता हूं। समझाऊंगा अभी। क्या बोला मैंने भाई? पारसेक वैसे बेसिकली क्या है, एक त्रिज्या है। वह त्रिज्या जो किसी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट चाप द्वारा किसी केंद्र पर या किसी बिंदु पर, कितना द्वारा किसी केंद्र पर या किसी केंद्र की जगह बिंदु भी लिख सकते हो, या केंद्र ही होगा वैसे, क्योंकि वृत्ताकार की बात हो रही है। तो आप देखो क्या है, चित्र बना ले वृत्त का। चित्र बना लिया। अब बात क्या है, सुनना। बात यह है कि मान के चलो ये केंद्र है, ठीक है, ये केंद्र O, सुनना ध्यान से, ये केंद्र O है। अब सुनना, ये चाप जो है ये कितना, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ये चाप कितना, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये चाप जब किसी केंद्र पर, कितना कोण, 1 सेकंड का कोण अंतरित करता है, तो ये जो त्रिज्या है R, ये कितनी होगी, 1 पारसेक। जब कोई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का चाप किसी केंद्र पर 1 सेकंड का कोण अंतरित करता है, तो उस दौरान प्राप्त त्रिज्या जो है 1 पारसेक होती है। उस दौरान प्राप्त त्रिज्या कितनी होती है, 1 पारसेक होती है। 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर सबसे बड़ा मात्रक है भाई, 1 पारसेक। 1 पारसेक जो है 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर, 1 लाइट ईयर और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आपको दिख रहा होगा 3 से बड़ा 4 है और 4 से बड़ा कितना है, 5 है। तो ये इस तरह से ये जो सवाल है डायरेक्ट पेपर में आते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं, इनकी परिभाषाएं, ये तीनों पॉइंट। और एक लाइट ईयर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो आपको पता है, मैं बता देता हूँ। D बराबर TV, टाइम कितना है 365.25 है ना, मान लो, इनटू एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, और 1 घंटे में 3600 सेकेंड, और वेलोसिटी होती है 3 इंटू 10⁸ प्रकाश के वेग की। इन सबको गुणा करोगे तो लगभग यही आएगा, ठीक है। डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू वेलोसिटी। टाइम कितना है 365, मान लो भले 365 इंटू 24 घंटे, 365 दिन, 24 घंटे, और हर एक घंटे में 3600 सेकेंड,
ये तो हो गया टोटल टाइम, और वेग हो गया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो उसे आप करोगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा भाई। क्लियर? मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी है। एक और बता दूं, चंद्रशेखर सीमा एक ये द्रव्यमान का मात्रक है। चंद्रशेखर सीमा जो होती है वो क्या होती है, 1.44 इंटू सूर्य का द्रव्यमान। तो ये समझ में आ गया किसका मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है, तारों के द्रव्यमान का। किसके द्रव्यमान का, तारों के द्रव्यमान का मात्रक है। तारों के द्रव्यमान का मात्रक है चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 इंटू 1.44 इंटू सूर्य का द्रव्यमान। तो इसी के साथ बच्चों आज ये जो भी है कक्षा में दिया हुआ था, काफ़ी हद तक अपन ने मेन टॉपिक कर दिया और लगभग अपना चैप्टर समाप्त हो गया है। लास्ट वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज, इसके बारे में अपने को बताना है, चित्र के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।